ओके। तो बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा था आखिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मतलब है, उसको समझे थे हम लोग। जिसमें कि हमने तुम्हें बताया था कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो क्रॉस करता है ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्ट नंबर के इक्वल नहीं कह सकते, है ना। तो इस तरह से समझे थे कि आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कैसे किया गया है। तो वहाँ से हमें ये भी समझना था कि आखिर क्या कैलकुलेशन करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है। तो एक तो हम लोगों ने उसको डिफाइन किया था, समझे थे कि आखिर क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। उसके बाद हम लोगों ने उसको कैलकुलेट भी किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने कैलकुलेट भी किया गया था लास्ट क्लास में। एक फार्मूला भी लेकर आए थे हम, है ना, यदि आपको याद हो तो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम लोग 5 से डिनोट करते हैं। इसका हमने लास्ट क्लास में फार्मूला भी लेकर आया था कि जैसे मान लो कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कोई भी एक एरिया है, ऐसा मान लो कोई ऐसा एरिया है, ठीक है ये, और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। तो यदि हमें इससे पता करना हो कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट फाइंड किया था कि एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। और एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है, यदि ओपन सरफेस है तो उसके जस्ट परपेंडिकुलर, सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर, है ना, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें तो ये एंगल यदि हमें मान लो थीटा दिया हुआ है ना, ये जो एंगल है यदि हमें वो दिया हुआ है कि थीटा है, तो यहाँ पे फ्लक्स का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, वो क्या हो जाएगा, तो ई डॉट एरिया वेक्टर, ये हमें क्या दे देगा, इस एरिया वेक्टर से जो टोटल फ्लक्स पास होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको वेक्टर टर्म में लिख सकते हैं इस तरह से, ए डॉट बी होता है ए कॉस थीटा, है ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और ये थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था लास्ट क्लास में, हम लोगों ने देखा था। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एरिया से कितना फ्लक्स पास करता है, ठीक है। अब इसका जो यूनिट, यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें कि आखिर ऐसा यूनिट क्या होगा फ्लक्स का, तो क्या लिखोगे बच्चों, ध्यान से देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होगा, तो मीटर स्क्वायर, तो इनटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कॉस थीटा तो कोई यूनिट होता नहीं है इसका, तो ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ, आज जरा हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एरिया वेक्टर भी कैलकुलेट करना सिखाया भी थे तुम्हें, है ना। तो आ जाओ जरा उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं आज। क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलो मान लो यहाँ पर हम एक्सिस बनाते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, एक सेकेंड, ठीक है। चलो ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर तुम्हें एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है, और वो कुछ 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 सर्कुलर शेप का है, सर्कुलर शेप कुछ ऐसा, कुछ ऐसा सर्कुलर शेप का। और जेड एक्सिस तो तुम जान ही रहे हो, जेड एक्सिस कैसे ड्रॉ करते हो, बिल्कुल ऐसे, है ना। ये अपना जेड एक्सिस जो एकदम बाहर निकल के तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो ये जो तुम देख रहे हो, ये कह सकते हो कि एक डिस्क है, हम कह सकते हैं, यहाँ कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया हुआ है, तो चलो डायरेक्ट रेडियस ही ले लेते हैं। ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है ना, एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क,
ऑफ रेडियस स्मॉल आर, है ना। और कह सकते हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसका जो प्लेन तुम देख रहे हो हॉरिजॉन्टल प्लेन, मतलब तुम्हें कह दिया गया है कि ये जो डिस्क है, डिस्क इज इन एक्स जेड प्लेन। किस प्लेन में बच्चों ये डिस्क? एक्स जेड प्लेन में। किस प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में, समझ रहे हो, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसा रखा हुआ है डिस्क, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्क है एकदम। अब यहाँ पे तुम्हें मान लो दे देता है कि इफ़, है ना, यदि तुम्हें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ कहा गया है कि ये जो डिस्क है वो एक्स जेड प्लेन में, किस प्लेन में? एक्स जेड प्लेन में है, और तुम्हें कह देता है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर ई इक्वल्स टू ई नॉट जे कैप, कैसा है? ई नॉट जे कैप, देन फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर डिस्क, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि सर्कुलर डिस्क से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं सोचना है, सिंपल कॉन्सेप्ट पे जाना है कि आखिर कैलकुलेशन करना कैसे है। तो कैलकुलेशन के लिए हमें बताया गया है ना, कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, हर जगह पर देखो सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो हमें करना क्या है कि फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का क्या लेना है? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान से देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यदि हमें लेना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें दिया हुआ है, एरिया वेक्टर हमें कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो एरिया वेक्टर यदि कैलकुलेट करना है, तो एरिया वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए तुम्हें। तो ये तुम ध्यान से देखो, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही हो जाएगा जो इस सर्कुलर डिस्क का एरिया होगा। तो रेडियस यदि आर है तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो ये तो आया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन। तो हम बताए थे कि एरिया वेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है ना। यदि ओपन सरफेस है तो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सोचो इस पे यदि तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड। तो ये जो तुम्हारा ये डिस्क है, सर्कुलर डिस्क, ये इसी तरह से तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे रखा हुआ है, एक्जेक्ट प्लेन में। तो जब तुम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर ऐसे वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो जाएगा या नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग, है ना। हम बताए तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस साइन का फर्क पड़ेगा, लेकिन जो फ्लक्स का मैग्नीट्यूड रहेगा वो तो क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो एरिया वेक्टर यहाँ पर ए इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, इसका डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? डायरेक्शन हम लिख सकते हैं जे कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। समझ रहे हो ना? डिस्क देख रहे हो कैसा, ये एक्जेक्ट प्लेन में है, एक्जेक्ट प्लेन। तो एक्जेक्ट प्लेन में जो भी कह सकते हो होगा ऑब्जेक्ट, उस पर जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा या नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है। क्योंकि वाई एक्सिस एक्जेक्ट प्लेन पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया वेक्टर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है, बस हमें क्या कर लेना है? डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना है, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट यदि हम निकालते हैं तो जे डॉट जे तो 1 हो जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा ई नॉट पाई आर स्क्वायर। कितना फ्लक्स पास होगा इस डिस्क से, सिंपल, है ना। बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं था, मतलब सिंपल समझ लेना है कि एरिया वेक्टर, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, निकल जाएगा तुम्हारा। यहीं पे मान लो यदि वो देता है इसी सेम, चलो इसको हम दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं इस क्वेश्चन को, ये पार्ट ए और इसका पार्ट बी। यदि वो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो है ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप। तो जरा आज इसका डायग्राम अलग से बनाकर दिखाते हैं कैसा डायग्राम बनेगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये अपना एक्स एक्सिस,
एक्स एक्सिस और ये अपना वाई एक्सिस। ठीक है, पहले तो वो सर्कुलर डिस्क बना लो। सर्कुलर डिस्क जो अपना था कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा ही अपना डिस्क है। एक जेड प्लेन में इस तरह से रखा हुआ है। जेड एक्सिस ड्रॉ कर दो। जेड एक्सिस एकदम तुम्हारी तरफ बाहर निकल कर आ रहा होगा, है ना। जेड एक्सिस ये है, जेड एक्सिस। चलो, अब क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया वेक्टर सब वैसा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है तुम्हें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर दिया हुआ है ई नॉट आई कैप, है ना, प्लस जे कैप, कुछ ऐसा ही था ना। ई नॉट आई कैप प्लस ई नॉट जे कैप, मतलब ई नॉट इंटू आई कैप प्लस जे कैप। तो तुम देखो, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कंपोनेंट भी पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव। तो तुम जब ई वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ई वेक्टर कुछ ऐसा आएगा, देखो ऐसे ई वेक्टर कुछ ऐसा होगा। ये है वेक्टर ई इस डायरेक्शन में, है ना। और इस ई वेक्टर यदि तुम कैलकुलेट करना चाहो कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल यदि तुम कैलकुलेट करके देखो तो ये 45 डिग्री आएगा। ये सब वेक्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, है ना। वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट, ई नॉट वाई नॉट 1, तो ये टेन थीटा इक्वल्स टू 1, तो थीटा 45 डिग्री। चलो, यानी कि यहाँ पर जो एरिया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है वो कुछ ऐसे पास हो रहा है, समझ रहे हो, कुछ ऐसे पास हो रहा है, इस डायरेक्शन में ऐसे पास हो रहा है, यहाँ से ऐसे पास हो रहा है, कुछ इस तरह से ऐसे पास हो रहा है। ये मतलब इस बार जो प्लेट है, प्लेट की एकदम पैरेलल नहीं जा रहा है एरिया परपेंडिकुलर, मतलब एक तुम देखो यदि डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है प्रीवियस केस में तुम देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ऐसे ही था, एकदम वाई एक्सिस के लॉन्ग इस तरह से। ई नॉट जे कैप दिया हुआ है ना, बिल्कुल ऐसा, मतलब डिस्क के परपेंडिकुलरली पास हो रहा था। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो डिस्क के परपेंडिकुलर ना पास होकर वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है डिस्क से, कुछ ऐसे, कुछ इस तरह से पास हो रहा है, देख रहे हो, कुछ ऐसे पास हो रहा है। एक्स एक्सिस से 45 का एंगल बनाकर। खैर ये डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमें तो सीधा क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे यदि हम देखें कि क्या होगा फ्लक्स का वैल्यू, तो एरिया वेक्टर तो अभी भी पाई आर स्क्वायर और किस एक्सिस के लॉन्ग है, वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो एरिया वेक्टर तो अपना अभी भी वही है, सेम है एरिया वेक्टर, पाई आर स्क्वायर जे कैप के अलॉन्ग है डायरेक्शन। तो यदि हमें फ्लक्स निकालना है तो कुछ नहीं करना है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए ऐसा ले लेना है, ठीक है। अब डॉट पर लेके देखो तो आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट जे क्या हो जाएगा 1, सॉरी आई डॉट, है ना। यहाँ पे यदि डॉट प्रोडक्ट लोगे ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप, तो यहाँ पर तुम्हें ई नॉट इंटू पाई स्क्वायर, इसको तो वैसे लिख दो ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब जे डॉट आई ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आई डॉट जे 0 और जे डॉट जे क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 आ जाएगा। तो वापस से सेम आंसर ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। और तुम चाहते तो इसको इस तरह से बना सकते थे, ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा कॉन्सेप्ट लगाकर भी बना सकते थे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यदि तुम मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, रूट अंडर ई नॉट स्क्वायर प्लस रूट अंडर ई नॉट स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट 2 ई नॉट, ठीक। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखें तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो वही है, कितना पाई आर स्क्वायर। यदि हम थीटा की बात करें कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल कितना बन रहा है, तो एरिया वेक्टर देखो वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो एंगल यदि देखें हम लोग, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग, और ये जो एंगल होगा ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है वाई एक्सिस के लॉन्ग।
अब यदि हम फ्लक्स की बात करें तो ई डॉट ए लिखें या ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड √2 ई नॉट, एरिया के वेक्टर का मैग्नीट्यूड पाई आर स्क्वायर, कॉस थीटा यानी कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो √2 कैंसिल, ये आ जाएगा कितना, ई नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। तो मेथड कोई भी तुम यूज़ कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, उसमें फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मान लो तुम्हें कहा जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाता है इफ सर्कल इज इन एक्स वाई प्लेन, है ना, सर्कुलर एरिया या सर्कुलर डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन, सर्कुलर डिस्क इज इन एक्स वाई प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, if electric field intensity E equals to E naught I cap, electric field intensity E equals to E naught I cap, then find total flux through a circular disk of radius R placed in XY plane। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, if electric field intensity in a region is E naught equals to E naught I cap, ठीक है, and then find total flux through a circular disk of radius R placed in XY plane। मतलब क्या कह रहा है बच्चे क्वेश्चन, कि एक सर्कुलर डिस्क है जो XY प्लेन में रखा हुआ है, XY प्लेन पे ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट। XY प्लेन में एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, तो E नॉट I कैप। तो तुम्हें बताना है कि सर्कुलर डिस्क से, जो कि XY प्लेन में रखा हुआ है, ऐसे कहीं पे भी रखा हो सकता है, हमने यहाँ पे मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये एक सर्कुलर डिस्क है जो कि XY प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, ओके। तो अब तुम्हें बताना है, जिसका रेडियस तुम्हें दिया हुआ है, रेडियस दे रखा है कि ये रेडियस कितना है, R, रेडियस इसका R है। तो अब तुम्हें बताना है कि कितना फ्लक्स पास होगा थ्रू दिस सर्कुलर डिस्क ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज़रा इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ करके देखते हैं। ये एक्स एक्सिस है ना, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ड्रॉ कैसे करोगे, तो सिंपल एकदम हॉरिजॉन्टल ऐसा होगा, देखो E नॉट I कैप है ना, एकदम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, एकदम यूनिफॉर्म ऐसा, ठीक है। अब सोचो कितना फ्लक्स पास होगा, तो तुम ध्यान से यदि देख रहे होगे तो वैसे भी यदि सोचो, जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं कि कितना नंबर ऑफ फ्लक्स उसके थ्रू पास हो रहा है, थ्रू पास होना अलग बात है ना। तो फ्लक्स में हमें ये देखना होता है कि नंबर ऑफ लाइंस उस एरिया के थ्रू पास होना चाहिए, बट यहाँ पर देखो एरिया के थ्रू पास ना होके उसके पैरेलल ये जा रहा है फील्ड लाइंस। थ्रू पास होने का मतलब एक साइड से एंटर किया, दूसरे साइड से निकल गया, बट ये जो फील्ड लाइंस हैं वो इसके सरफेस एरिया के क्या है, पैरेलल है। मतलब इसका मतलब है कि एक भी फील्ड लाइंस इससे एक साइड से एंटर करके दूसरे साइड से नहीं निकल रहा होगा, एक भी ऐसा फील्ड लाइंस नहीं होगा। और मैथमेटिकली भी देखें तो भी देख लेते हैं बच्चों कि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो इस एरिया पे परपेंडिकुलर डालोगे तो या तो वो तुम्हारी तरफ या तुमसे दूर, यानी या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग या नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो यदि हम एरिया वेक्टर लिखना चाहें यहाँ पर, तो एरिया का मैग्नीट्यूड तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन तुम पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते हो, नेगेटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी ले सकते हो, मतलब के कैप भी ले सकते हो या माइनस के कैप ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। अब सोचो यदि हम फ्लक्स निकालना है तो क्या करना होगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ध्यान से देखो, आई कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा, 0। और वैसे भी यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर क्या है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ऑब्वियसली थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और थीटा यदि 90 डिग्री है तो वैसे भी डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। या हम लोग जो कंसेप्ट पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग हमें एक भी ऐसा लाइन नहीं दिख रहा जो इसके थ्रू पास हो रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन तुम्हें कुछ भी दिया जा सकता है। अब इसी क्वेश्चन तुम्हें ऐसे दे देता है, वो देखो किस तरह से तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश किया जाता है कई बार क्वेश्चन में। ऐसा तुम्हें दिया हुआ सर्कुलर एरिया, ठीक है,
और फील्ड लाइंस कुछ ऐसे पास कराया जाएगा इससे। देखो एकदम तुम कैसे कंफ्यूज किया जाएगा तुम्हें, कुछ फील्ड लाइंस ऐसे पैरेलल लाइंस पास कराए जाएंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ई नॉट। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, ई नॉट। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हॉरिजॉन्टल से तुम्हें दे दिया जाएगा कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री। और ये जो सर्कल हमने सेलेक्ट किया है, इस सर्कल का एरिया और रेडियस क्या है, तो रेडियस हमें दे दिया जाएगा। ये जो रेडियस है इस सर्कल का, ये रेडियस है आर। ये जो रेडियस है सर्कल का, ये रेडियस कितना है, आर। अब बताओ इस जो डिस्क है ना, ये जो डिस्क तुम्हें दिख रहा है सर्कुलर डिस्क, इससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो कई बार हम कंफ्यूज कर जाते हैं सीधे ई नॉट इंटू एरिया इंटू कॉस 45, है ना। हमारे पास हमारा क्या आदत है कि जैसे मान लो ये फ्लक्स है तो हम लोग पता है कि फार्मूला होता है ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो हम क्या करते हैं, बस जो भी एंगल दिखा यहाँ थीटा समझ लेते हैं कि वही थीटा है। बट समझना है कि ये थीटा क्या है, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो तुम्हें दिख रहा है इसी प्लेन में है, और एरिया वेक्टर जो होता है वो तो इस प्लेन के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। मतलब एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ निकल के आ रहा होगा। तो सोचो एरिया वेक्टर और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा 45 नहीं है, 90 डिग्री है। वो तो दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से थीटा 45 बना रहा है। तो इसमें ये थोड़ी कहा गया है कि ये जो थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच होता है, ऐसा तो नहीं कहा गया है। फ्लक्स में जो ये थीटा होता है क्या होता है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ये सब कन्फ्यूज़न होता है बच्चे, ये सब ध्यान रखना है। चलो अब थोड़े कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके तो ये तो हो गया ओपन सरफेस। ओपन सरफेस ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। चलो ओपन सरफेस का एक और क्वेश्चन, चलो अब क्लोज सरफेस पे चलते हैं। आ जाओ क्लोज सरफेस पे आते हैं। जैसे मान लो तुम्हें एक क्लोज सरफेस कुछ ऐसा दिया हुआ है, एक मान लेते हैं क्यूब शेप का, ये क्यूब शेप है इसका, एक क्यूब शेप बनाओ। ठीक है, ये कोई क्यूब हमें दिया हुआ है और कहा गया है कि ये क्यूब कुछ इस तरह से एक्सिस बना दिया गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और क्यूब इस तरह से रखा हुआ है ना। क्यूब का जो ये बेस है ये मान लो वाई जेड प्लेन में है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये क्यूब रखा हुआ है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को हमने मान लिया एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और ये क्यूब हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। क्यूब का साइड हमें दिया हुआ है, क्यूब का साइड कितना है, ए, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है, ओके। अब कहा जाता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप। तो बताओ टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब, ये जो क्यूब है
इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचते हैं ज़रा। तो यहाँ पर देखो, हम लोग अभी तक एक प्लेन सरफेस लेके अब तक कैलकुलेशन किए थे। यहाँ पर वैसे वैसे 6 प्लेन सरफेसेस है ना, 6 साइड्स, सॉरी 6 फेस है ना इस क्यूब का। तो 6 प्लेन हो गया, वैसा ही समझ लो 6 स्क्वायर प्लेट हो गया। तो हर एक प्लेन से, हर एक फेस से कितना पास हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर लें, और उसको जब हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। क्योंकि फ्लक्स कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है ना। तो इस क्यूब से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा उसके लिए क्या करना है, तुम्हें हर एक फेस के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर इमेजिन करो, ये 3D डायग्राम है तो थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। क्या इमेजिन करना पड़ेगा वो समझाते हैं, ज़रा देखो। जैसे ये जो तुम्हें टॉप मोस्ट सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस, ये एक क्यूब नहीं होता तो सामने रख लो, या बुक को ही रख के देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे भी समझ में आ जाएगा। तो ये जो टॉप सरफेस है, सोचो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये वाई एक्सिस के अलावा। क्लोज सरफेस में बता चुके हैं, फिक्स रहता है अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर का कुछ डायरेक्शन होगा इस सरफेस के लिए, सिर्फ हम बात कर रहे हैं। तो देखो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस एक्सिस के लॉन्ग है, सोचो एक्स एक्सिस के लॉन्ग। किस एक्सिस के लॉन्ग है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अब जरा यहाँ पर नेम लिख दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए बी जी एच। तो इस एरिया का एरिया वेक्टर है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि सरफेस एरिया ए बी जी एच से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या हो जाएगा, 0। एंगल 90 हो गया, कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, हर एक एरिया से ऐसे ही देख लेंगे हम लोग, टेंशन नहीं। उसी तरह से तुम यदि बेस की भी बात करो तो बेस का भी एरिया वेक्टर जो हो जाएगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, नीचे की तरफ, ऐसे इधर है ना। तुम इमेजिन करके देखो बुक का बेस, तो उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर भी निगेटिव वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो फ्लक्स थ्रू सी डी ई एफ है ना, ये नीचे का जो ये एरिया तुम्हें दिख रहा है, सी डी और ई एफ, इससे भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। अब बात करते हैं ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या लग रहा है बच्चों, ए बी सी डी में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। ए बी सी डी वो फेस है जो तुम्हारी तरफ है, तो सोचो उससे परपेंडिकुलर डालोगे, तो ए बी सी डी पे यदि तुम एक परपेंडिकुलर डालो अवे फ्रॉम एरिया वेक्टर, तो वो एरिया वेक्टर तुम्हारी तरफ आ रहा होगा, मतलब, और तुम्हारी तरफ कौन सा एक्सिस आ रहा है, सोचो जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ही ना बाहर निकल कर आ रहा है ऐसे, यानी कि ए बी सी डी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है जेड एक्सिस के लॉन्ग। ए बी सी डी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है जेड एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर जेड एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस, 90 डिग्री बन गया। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। यानी कि फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी भी क्या हो गया, 0। उसी तरह से फ्लक्स थ्रू जी एच ई एफ जी एच, ये उसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यदि सोचो, इमेजिन करके देखो, तो वो किस डायरेक्शन में होगा, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग, अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, निगेटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो निगेटिव जेड एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्स एक्सिस, फिर भी एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, ये भी क्या हो जाएगा, 0। हाँ, तो 4 जो फेसेस हैं, ये जो तुम्हें 4 फेसेस दिख रहे हैं, इन सब की वजह से फ्लक्स 0 हो गया, इन सब से कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तुम यदि इमेजिन करके देखो ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा ना, वो इन चारों फेसेस के एकदम पैरेलल। तुम इमेजिन करो एक क्यूब रखा हुआ है और पैरेलल लाइंस तुम ड्रॉ करो, तो ये जो चारों फेसेस तुम्हारे सामने रखे हुए हैं, उन चारों फेसेस से पैरेलली पास हो जाएगा लाइन, सारे के सारे लाइन उनके पैरेलल होंगे। 2 ही फेस ऐसा है, एक फेस तुम्हारा हो गया ए एच ई डी है ना, जिसमें इंटर करके और निकलेगा, और उसी तरह से ये जो तुम्हारा बी जी एफ सी, उस फेस से भी लाइंस जो होंगे वो इंटर करके बाहर निकलेंगे। तो बेसिकली इन्हीं दोनों से क्या होगा,
लाइन पास होगा। बाकी ये जो चारों फेसेस थे इनसे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब बात करते हैं AHED। AHED इसमें एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर दोगे, तो ऑब्वियसली बात है अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, तो इस डायरेक्शन में। और ये कौन सा है, निगेटिव एक्स एक्सिस। क्या है, निगेटिव एक्स एक्सिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे पास हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलावा। तो सोचो यहाँ पर AHED, इसमें एरिया तो ए स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब एंगल 180 डिग्री। तो यदि हमें फ्लक्स लिखना हो AHED, तो E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E0 इंटू एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 -1 होता है, तो -E0 ए स्क्वायर। उसी तरह से हम बात करें फ्लक्स थ्रू ये सरफेस BGFC, तो सोचो इस पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर ऐसे अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो यहाँ थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू एरिया इंटू कॉस 0 1, तो ये हो गया E0 ए स्क्वायर। तो हर एक फेसेस के थ्रू हमने फ्लक्स निकाल दिया। टोटल फ्लक्स यदि हमें चाहिए तो सबको ऐड कर दो, तो 0 + 0 + 0 + 0 प्लस माइनस E0 इंटू ए स्क्वायर और प्लस E0 इंटू ए स्क्वायर, टोटल सम क्या आ गया, 0, है ना। तो एक बात अब इसको माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में, आगे और भी देखेंगे, अभी यहाँ पर बस एक स्टेटमेंट जो कि हाँ हमेशा सत्य स्टेटमेंट जो है वो, कि जब भी इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी इस तरह से क्लोज सरफेस जब रखा हुआ रहेगा तो उससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा, 0। जब इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई क्लोज्ड, है ना, सरफेस रखा हुआ है, कोई क्लोज्ड एरिया रखा हुआ है, तो उससे जो टोटल फ्लक्स पास होगा वो क्या हो जाएगा, 0। ये फिक्स कर लो, टोटल फ्लक्स, है ना, थ्रू अ क्लोज सरफेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कैसा भी होगा, कोई जरूरी नहीं कि क्यूब शेप का ही होना चाहिए, कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, और इसमें कैसा भी क्लोज सरफेस रखा हुआ है, मान लो एक स्फेयर ही दे दे, ऐसे मान लो कोई स्फेयर ही दे दे, स्फेयर, तो भी फ्लक्स टोटल इससे कितना पास होगा, फ्लक्स 0 फ्लक्स पास होगा, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो क्यूब होना चाहिए, कितना फ्लक्स पास होगा, 0। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं कि एकदम यूनिफॉर्म होना चाहिए, कोई वैसा शेप भी होता है, कैसा भी शेप का होगा वो सरफेस, यदि यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाता है बच्चों, 0। और ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर देखो एक सरफेस फेस से देखो जितना पॉजिटिव उतना ही दूसरे फेस से क्या हो गया, नेगेटिव, बाकी सबसे तो 0 ही था। तो यहाँ भी देखो, यहाँ तुम जब स्फेयर बनाओगे तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आएगा। जैसे इस स्फेयर का जो एक हाफ पोर्शन और इस हाफ पोर्शन को तुम यदि ध्यान से देखो तो सोचो इस हाफ पोर्शन में कहीं भी, जैसे यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ पे एरिया वेक्टर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो एंगल बनेगा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ये एंगल देखो ग्रेटर देन 90, देख रहे हो, ये एंगल जो बनेगा ग्रेटर देन 90। बट वहीं पे जब इस पोर्शन की बात करोगे, इस पोर्शन पे आ जाओगे, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल बनेगा लेस देन 90, देख रहे हो, यहाँ एंगल बन रहा है लेस देन 90। मतलब इस हाफ पोर्शन में फ्लक्स जब कैलकुलेट करोगे E.ds करके, तो ये हाफ पोर्शन में फ्लक्स पॉजिटिव आएगा और इस हाफ पोर्शन में फ्लक्स क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और टोटल सम क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बात आ रही समझ में। तो किसी कैसा भी तुम एरिया लोगे ना, वैसा ही होता है कि कुछ सरफेस से फ्लक्स पॉजिटिव आते हैं, कुछ सरफेस से फ्लक्स नेगेटिव आते हैं, और टोटल ओवरऑल सम क्या हो जाता है, 0। लेकिन ये सब तभी जब फील्ड कैसा होगा बच्चों, यूनिफॉर्म।
नॉन यूनिफॉर्म भी हम देखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म में भी केसेस होते हैं, है ना, वहाँ भी जीरो हो सकते हैं, बट देखेंगे कब जीरो होता है कब जीरो नहीं होता है। लेकिन ये कंफर्म है कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें यदि कोई क्लोज सरफेस रखा हुआ है तो उससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। एकदम इस स्टेटमेंट को लिख लेना, माइंड में सेट कर लेना। अब आ जाओ, थोड़ा डिफरेंट कोई बॉडी लिया जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन इसी तरह से, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सेकंड, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैसा ही दे रखा है, E इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, E इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप, यूनिफॉर्म में, है ना। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म का भी देखेंगे। और इस बार बॉडी कुछ डिफरेंट शेप का तुम्हें दे रहे हैं। बॉडी जो इस बार है वो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये देखो एक सिलेंड्रिकल बॉडी है, कुछ ऐसे रखा हुआ है। इमेजिन कर पा रहे होगे कि किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल बॉडी कुछ ऐसे रखा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो अब ये सिलेंड्रिकल बॉडी जिसका रेडियस वगैरह तुम्हें दिया रहेगा, एज्यूम कर लेना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दिया हुआ है, तो तुम्हें बताना है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स थ्रू सिलेंडर, कितना फ्लक्स पास होगा टोटल इस सिलेंडर से, ठीक है। मतलब सिलेंडर का जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कुछ इस तरह से सिलेंडर को रखा गया है, समझ सकते हो। ये जो सिलेंडर से एक्सिस, मतलब उसके एकदम बीचों बीच जो एक्सिस पास हो रहा है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस तरह से सिलेंडर रखा गया है। तो बताओ इस सिलेंडर से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोचना है। जब भी इस तरह का क्लोज सरफेस का बॉडी तुम्हें दे दिया जाए तो तुम देखो कि कितने डिफरेंट सरफेसेस हैं, कितने डिफरेंट सरफेसेस से जोड़कर उस बॉडी को बनाया गया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो 6 ऐसे स्क्वायर प्लेट को लेकर सही से अरेंज कर दो तो एक क्यूब बन जाता है। तो हमने हर एक स्क्वायर फेस पे कैलकुलेशन करके उसको ऐड कर दिया। तो उसी तरह से देखो सिलेंडर कैसे बना लोगे, तो ऐसे इमेजिन करो एंड देन उसको सॉल्व करो। जैसे यहाँ पर 3 हम देख रहे हैं, एक तो ये बेस, इसका एक फेस ये हो गया, एक तुम्हारा ये सर्कुलर फेस, एक सर्कुलर फेस, ये 2 सर्कुलर फेस हो गया, और एक तुम्हारा ये कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको हम लोग कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो हर एक सरफेस एरिया पे इंडिविजुअल कैलकुलेशन करते हैं एंड देन फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बात करते हैं पहले इस कर्व्ड सरफेस एरिया का। तो कर्व्ड सरफेस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा यदि कोई इमेजिन कर पा रहा होगा यहाँ भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सोचो कैसे बच्चों, एक्स एक्सिस करो कुछ ऐसे। तो तुम ध्यान से देख, कर्व्ड सरफेस एरिया में कहीं भी तुम देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस कर्व्ड सरफेस एरिया के कैसे जा रहा है, एकदम पैरेलल जा रहा है, देखो एकदम पैरेलल जा रहा है। और वैसे भी सोचो कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोई भी एक पोर्शन यहाँ पे तुम लो, इस पोर्शन पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो परपेंडिकुलर कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके पैरेलल, यह एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। कहीं भी कर्व्ड सरफेस एरिया में कहीं भी पोर्शन ले लो, यहाँ पे एरिया वेक्टर अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, इधर यह एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इस डायरेक्शन में। तो कर्व सरफेस एरिया में कहीं भी तुम एक छोटा सा एरिया सेलेक्ट करोगे, उस एरिया पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल देखना क्या आएगा 90 डिग्री ही आएगा। और वैसे यदि हम अपने लॉजिक से देखें कि जितने फील्ड लाइन से वो सब इस कर्व सरफेस एरिया से कैसे पास हो रहा है, पैरेलल डायरेक्शन में, यानी कि कोई भी फील्ड लाइंस है ना कर्व सरफेस एरिया के एक साइड से एंटर करके दूसरे साइड से निकल नहीं रहा है। तो इस कर्व्ड सरफेस एरिया से जो फ्लक्स पास होगा, है ना, कर्व्ड सरफेस, कितना फ्लक्स पास होगा 0। अब बच गए ये 2 सर्कुलर फेस, तो आ जाओ उस पर कैलकुलेशन कर लेते हैं।
जैसे यदि हम बात करें इस सर्कुलर फेस का, है ना, 1, और इस सर्कुलर फेस 2, तो सर्कुलर फेस 1 की बात करें तो एरिया तो पाई आर स्क्वायर ही हो जाएगा यदि रेडियस आर है तो, है ना, मान लेते हैं रेडियस क्या है सिलेंडर का आर। अब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो इसके परपेंडिकुलर और अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, तो वो तो हमारे हिसाब से यही होगा, परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना पिछले वीडियो लेक्चर में बताया गया है, तो उसको देख लो यदि नहीं समझ में आ रहा है तो उसके बाद ये लेक्चर देखो। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड क्लोज सरफेस है तो अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो इधर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे, तो और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब यहाँ एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री। तो फेस 1 से जो फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड इंटू एरिया का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस 180 डिग्री, जो कि -1 होता है, तो ये हो जाएगा -E0 पाई आर स्क्वायर। उसी तरह से सेकेंड फेज से कितना फ्लक्स पास होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, एरिया तो उसका भी कितना है बच्चों पाई आर स्क्वायर। अब बताओ इस बार एंगल कितना बन रहा है, तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में इस बार हो जाएगा अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस और परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में, तो कॉस इस बार कितना हो गया 0 डिग्री और कॉस 0 1, तो E0 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से देखो टोटल फ्लक्स की यदि हम बात करें तो टोटल फ्लक्स यहाँ भी क्या आ गया 0, तो आना ही था। अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो कैसा भी तुम क्लोज सरफेस रख दो उससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। सिलेंडर हो, स्फेयर हो, क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, कैसा भी हो, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो हमेशा उससे टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या क्लियर है? चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लेकर देख लें। सेम वैसा ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, यहाँ पर एक उसी तरह से क्यूब रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो कुछ, इमेजिन करना थोड़ा, ये बिल्कुल वैसा ही क्यूब है, थोड़ा सा एक सेकेंड इसको थोड़ा सा बस समझ सकते हो, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है सरफेस पे, ठीक है, और ये जो तुम देख रहे हो ये बेस जो है बिल्कुल एक्जेक्ट प्लेन में ही रखा हुआ है, ओके, थोड़ा सा ज़्यादा इधर चले गए, एक सेकेंड ठीक कर ही दें इसको, ये क्यूब रखा हुआ है इस तरह से, क्यूब का साइड तुम्हें दिया हुआ है, क्यूब का साइड कितना है बच्चों ए, क्यूब ऑफ साइड ए, इस तरह से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो है कुछ E0 x आई कैप, क्या है E0 x आई कैप, ठीक है, E0 x आई कैप।
यहाँ पे x क्या है बच्चों, तो x कोऑर्डिनेट, मतलब जैसे जैसे तुम ऑरिजिन पे x का वैल्यू 0 तो ऑरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0, आगे बढ़ते जाओ x बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, बट डायरेक्शन हर जगह पे क्या है, x एक्सिस के अलॉन्ग है। बस तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ओके। तो अब कैसे कैलकुलेशन किया जाए भाई इस केस में कि कितना फ्लक्स पास होगा। तो अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, साइड तो तुम्हें ये दिया हुआ है, और ये जो साइड है ये कुछ मान लो L डिस्टेंस पे, ये पहला जो फेस है वो y एक्सिस से L डिस्टेंस पे है। अब तुम्हें पता करना है कि इससे टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। तो अभी भी बच्चों इन सारे फेसेस से, ये जो सारे फेसेस हैं, इसका तो एरिया वेक्टर अभी भी क्या होगा, ऐसे परपेंडिकुलर ही होगा, और अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है। तो इन चारों फेसेस से अभी भी फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो ही होगा। तो बच गए ये दो फेस, है ना, इसको चलो फेस 1 कह लो, इसको फेस 2 कह लो। तो तुम्हें बेसिक मेन जो कैलकुलेशन करना है वो फेस 1 और 2 से ही करना है। तो आप जब करते हैं, क्या दिक्कत है, टेंशन क्या लेना यार। ओके, तो फेस 1, ये जो फेस 1 दिख रहा है इसका एरिया कितना होगा, तो ए स्क्वायर, साइड ए है तो ए स्क्वायर, स्क्वायर शिप का है। तो एरिया वेक्टर ज़रा लिखने की कोशिश करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड तो ए स्क्वायर हो गया, डायरेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस, मतलब इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर, यानी कि निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, यानी कि माइनस आई कैप। ठीक, ओके। अब यहाँ पर इस फेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो ये फेस ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, एल डिस्टेंस पे, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा ई नॉट एल आई कैप। ठीक है, तो यदि हम फ्लक्स थ्रू फेस 1 कैलकुलेट करना चाहें तो ई डॉट ए, तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, तो ये आ जाएगा ई नॉट एल इंटू ए स्क्वायर इंटू माइनस आई कैप डॉट आई कैप 1, तो बच गया सिर्फ माइनस, तो ये माइनस साइन लगा दो। उसी तरह से यदि हम बात करें फेस 2, ये तो फेस 1 के लिए कैलकुलेशन किए, फेस 2 का यदि हम एरिया वेक्टर लिखना चाहें तो फेस 2 का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ही होगा मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर सरफेस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए और अवे फ्रॉम क्लोज सरफेस। तो ये देखो कुछ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो तुम इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर इंटू आई कैप डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा भाई यहाँ पर, तो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये फेस जो तुम देख रहे हो, ये फेस इस ऑरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, तो L प्लस ए, कितने डिस्टेंस पे है, L प्लस ए। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट कर दोगे, L प्लस ए, तो ई नॉट इंटू एल प्लस ए आई कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यदि हमें फ्लक्स चाहिए फेस 2 से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डॉट एरिया वेक्टर कर देंगे, आ जाएगा। तो करो, आई डॉट आई 1 हो गया, तो बचा क्या, ई नॉट ए स्क्वायर इंटू एल प्लस ए। अब दोनों को ऐड कर दो तो तुम्हें टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, कितना भाई, तो 5 1 प्लस 5 2, तो ई नॉट माइनस ई नॉट एल ए स्क्वायर, देखो ई नॉट ए स्क्वायर इंटू एल, ये कैंसिल, बचेगा ई नॉट ए स्क्वायर इंटू ए, यानी कि ई नॉट ए क्यूब बच जाएगा सिर्फ, ई नॉट ए क्यूब। तो देखो इस बार जीरो नहीं आया। तो इस तरह से हमें कैलकुलेशन करना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, है ना। क्लोज सरफेस दिया हुआ है, तो जितने सरफेसेस हैं, जितने फेसेस हैं, हर एक से कैलकुलेट करो एंड फिर उसको ऐड कर दो। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, ऐड करने में बहुत ज़्यादा सोचने का भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। चलो अब इस लेक्चर को एक दो बार देखो रिपीट करके ताकि क्लियर हो अच्छे से। अब इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।